या जानने का एक यंत्र है जिसको कहते हैं स्पायरोमीटर। ये अक्सर उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो अस्थमा या ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं या जिनके लंग्स की कैपेसिटी, श्वास को अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो रही है, उनको बार बार एक्सरसाइज करने को दिया जाता है। तो उसको इसलिए इसको एक्सरसाइज किया जाता है कि वह लंग्स के अंदर एयर को अंदर ब्लो कर अंदर खींच सके, उनकी लंग्स की क्षमता बरकरार रहे, इसलिए दिया जाता है। और इनमें तीनों बॉल एक जैसे दिखते हैं पर इनकी वेट अलग अलग होती है। इसके सेकंड पिक्चर में हम देखें, ये एक ब्लू बल्ब है, जिसके पहले पिक्चर में आपने, सेकंड में आपका रेड बल्ब है और थर्ड में दिख रहा है आप ग्रीन बल्ब है। यानी तीन अलग अलग कलर के बल्ब होते हैं, किसी में रेड, ब्लू और ग्रीन कलर के आते हैं, किसी में येलो, रेड, ग्रीन कलर का आता है। तो कलर से कोई मतलब नहीं, तीन अलग अलग कलर, उसको सिर्फ प्रदर्शित करने का तरीका है। इसमें जो एयर को शक करते हैं तो 600 सीसी पर सेकेंड की रफ्तार से जब शक करते हैं, एयर को खींचते हैं अंदर, तो ये उठता है। जब 600 से ज्यादा ऊपर जाते हैं पर सेकेंड की रफ्तार से एयर को खींचते हैं, तो इसके यहाँ टच करने के साथ ये भी उठता है। और जब आपकी लंग की कैपेसिटी खींचने की 1200 सीसी पर सेकेंड होती है, तो ये ग्रीन बॉल भी उठती है। इस तरह से ये स्पायरोमीटर काम करता है। तीसरे पिक्चर में हम इसको देखते हैं ऐसे, 3 बॉल स्पायरोमीटर, इसे कहते हैं 3 बॉल स्पायरोमीटर। देख रहे हैं आपकी यहाँ पर ये हॉलो पाइप है, ये हॉलो पाइप है, ये हॉलो पाइप है, खाली पाइप है जिसके अंदर ये रखे हुए हैं। मार्केट में स्पायरोमीटर इस तरह से देखने को मिलता है। अब इसका मेथड देख लें। जब पर्सन डीप इंस्पिरेशन यानी कस कर तेजी से श्वास अंदर खींचता है, तो 600 सीसी तक का श्वास खींचेगा तो ये पहला बॉल उठेगा, उससे ज्यादा खींचेगा तो तीसरा बॉल उठेगा, और उससे ज्यादा खींच पाएगा तो तीसरा बॉल उठेगा। इससे उसके लंग्स की कैपेसिटी का पता चलता है। जब तीनों बॉल एक साथ वो उठा सकता है तो उसकी लंग्स की कैपेसिटी 100% फंक्शनिंग है, वर्क कर रहा है, ये पता चलता है। इसमें श्वास को इस पाइप के आदेश से खींचना होता है, फूंकना नहीं होता है, खींचना होता है। इसलिए क्या है, डीप इंस्पिरेशन, गहराई से श्वास को खींचना, अंदर रोकना। यहां देखिए पर्सन को बताया गया कि कैसे लेना है, हाउ टू यूज ए स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर को कैसे इस्तेमाल करना है तो बताया गया, पहले व्यक्ति को सीधे पीठ को सीधा करके बैठ जाना है, आराम से पालथी मारकर या चेयर पर पैर को हैंग करके बैठ जाना, ठीक है। और उसके माउथ पीस के आगे और अपने माउथ को पूरी तरह से स्पायरोमीटर के ट्यूब के माउथ के आगे अपने माउथ पर रखकर उसको पूरी तरह से अपने लिप से, ओठों से सील कर देना, अच्छे से पैक कर लेना। और उसके बाद से श्वास को अंदर भरना शुरू करना। इस पूरे प्रोसेस में पेशेंट को सीधे बैठाना है, पालथी मारकर क्रॉस लेग करके बैठ जाए या चेयर पर आराम से बैठ जाए, न तो उसको लेटे रहना है न किसी करवट बैठना है। ये पोस्चर का ध्यान रखना है। पोस्चर गलत होगा तो उसके ऊपर बहुत सारे दुष्परिणाम उसको भोगने पड़ेंगे मरीज को। फिर पोस्चर सही हो गया, 90 डिग्री पोस्चर में बैठ गया, अब उसको एयर को अंदर सक करना है। जब एयर अंदर सक करेगा तो जिस फोर्स के साथ, जिस ताकत का एयर सक करेगा, उसी ताकत के अनुसार उसके बॉल उठेंगे, जो इसमें आपको दिखाया जा रहा है। 600 सीसी के फोर्स से करें तो एक बॉल उठेगा, 900 की फोर्स से करें तो रेड के साथ येलो बॉल उठेगा, और 1200 सीसी के फोर्स के साथ इसको सक करेंगे
तो ब्लू बॉल भी उठेगा। ठीक है, और उसके बाद से उसको खींचने के बाद से कम 3 सेकंड तक अपने श्वास को रोके रखना है अंदर तक। 3 सेकंड तक बॉल नीचे नहीं गिरना चाहिए। इस तरह से एक दिन में या एक बार में 10 से 15 बार इसको रिपीट करेंगे। यानी तेजी से श्वास को खींचा और 3 सेकंड मिनिमम रोक कर रखना है। ठीक है, और उसको बॉल को नीचे नहीं गिरना देना है। और उसके बाद से फिर माउथ पीस को रिलैक्स कर देंगे और इस तरह से 10 से 15 बार एक्सरसाइज करेंगे। दोबारा देखिए, हिंदी में लिखा है, कुर्सी या बिस्तर के किनारे पर आराम से बैठ जाइए, डायरेक्ट पोजीशन में, 90 डिग्री पोजीशन में। फर्स्ट स्टेप में कुर्सी या बिस्तर के किनारे आराम से बैठ जाना है। सेकंड स्टेप में स्पायरोमीटर को सीधा रखें, यानी अपने कंधे के लगभग बराबर रखें, कंधे के बराबर राइट एंगल पर। माउथ पीस को अच्छी तरह से मुंह में फंसाना है, होठों से कवर करना है और स्पायरोमीटर की बॉल को ऊपर उठने के लिए मुंह से धीरे धीरे सांस खींचना, धीरे धीरे सांस को अंदर खींचना। फिर चौथे स्टेप में स्पायरोमीटर को उल्टा कर दें और बॉल को ऊपर उठने के लिए और फिर सांस छोड़ दें। इस तरह से 10 से 12 बार एक दिन में एक्सरसाइज, एक टाइम एक्सरसाइज करना चाहिए, ज्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं। लेकिन जब जब आपकी क्षमता बढ़ती है तो इसको नंबर ऑफ रिपीटेशंस 1, 2, 3 से करते करते 10 से 12 बार पहुंचाइए। इसकी लंग्स की कैपेसिटी आपकी बढ़ती है, खासतौर से इनको जिनको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सांस लेने की तमाम दिक्कतें, एलर्जी, उन सब के लिए ये कारगर एक्सरसाइज। ये हमको इस बात का ध्यान है कि श्वास को सिर्फ अंदर खींचना है, बाहर फेंकना नहीं है। आई थिंक ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट तरफ आता हूं। इसका नाम है क्लिनिकल हैमर। क्लिनिकल हैमर क्लिनिकल हैमर को हम देखेंगे। ये क्लिनिकल हैमर आप सबको दिख रहा होगा। क्लिनिकल हैमर तो इसमें ट्रायंगल शेप का एक रबड़ पैड लगा होता है। ट्रायंगल, त्रिकोणाकार ये रबड़ पैड होता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है, रबड़ पीस होता है, रबड़ का बना होता है। और इसका एक सॉफ्ट होता है, यानी ये हैंडल। फिर इसके पीछे ये ऐसा बना हुआ है, स्क्रू से इसके कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं। एक ये पॉइंटेड, दिखा आप लोग को, पॉइंटेड होता है। इसके अलावा ये तीसरा पार्ट होता है, इसमें ये ब्रश होता है।
ठीक है। फिर मैं दिखाता हूँ, रबर पैड हैमर है ये पॉइंटेड पार्ट है इसका। और इसके एक हिस्से में जो अंतर रहता है, ये ब्रश टाइप का होता है, प्लास्टिक ब्रश होता है, सिंपल सा प्लास्टिक ब्रश। इसमें इसको फर्दर पैक कर देते हैं, इसको पैक कर देते हैं। हैमर तैयार। अब इस हैमर का क्या यूटिलाइजेशन है मैं आपको बताता हूँ। ये लगभग आपके पाम के थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, 500 का। ये हैमर है जिसको मैं आपको दिखाया था। हैमर के पार्ट को मैंने दिखाया था आपको अभी। आपने हैमर का पार्ट देखा था, 3 पार्ट होते हैं, हैमर, पॉइंटेड पार्ट एंड ब्रश। दोबारा इसको यहाँ जाते हैं, रबर पैड, दैट इज द रबर पैड, रबर का बना होता है। हैंडल, इसको पकड़ते हैं। पॉइंटेड एंड, ये पॉइंटेड एंड है जो आपको दिखाया था मैंने, दैट इज ब्रश। चौथा पार्ट है ब्रश। फिर देखिए इसका यूटिलाइजेशन कैसा है, क्या इसका इस्तेमाल है। तो स्टडी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, किसी व्यक्ति के अंदर नर्व और मसल्स के कोऑर्डिनेशन को, आपस में सामंजस्य को है या नहीं है, उसकी स्टडी के लिए प्रयोग करते हैं। द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ द रिफ्लेक्स एंड रिफ्लेक्सेस एंड रिफ्लेक्स एरियाज, कहाँ पर जो रिफ्लेक्स होते हैं उसकी स्टडी करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। UMN, अपर मोटर न्यूरॉन्स की स्टडी के लिए, लीजन को स्टडी के लिए करते हैं। लोअर मोटर न्यूरॉन के लीजन की स्टडी के लिए करते हैं। तो फिर हम इसको देखते हैं दोबारा।
न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन के लिए, कोऑर्डिनेशन की स्टडी के लिए करते हैं। रिफ्लेक्सेस को और रिफ्लेक्स एरिया को जानने के लिए करते हैं। फिर यूएमएन अपर मोटर न्यूरॉन के रीजन को जानने के लिए करते हैं, और एलएमएन लोअर मोटर न्यूरॉन के रीजन को जानने के लिए करते हैं। हैमर जो है इसको पकड़ने का तरीका है, ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे भी नहीं पकड़ते, ठीक है, ऐसे भी नहीं पकड़ते, ठीक है। इसको प्रॉपर तरीका पकड़ने का ये, वन थंब और टू फिंगर बिल्कुल आपके फिंगर में स्मूथली रोटेट कर सकते हैं विदाउट प्रेशर। ऐसे नहीं कि कस किसी को बीट कर रहे, चोट कर रहे, ऐसा नहीं, बहुत हल्का सा स्मूथली थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के सहायता से पकड़ते हैं, और जहां भी करना होता है वहां पर अपने हाथ को ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, ये रिस्ट का मूवमेंट हुआ, ठीक है, आपकी रिस्ट की मूवमेंट, ठीक है। मेरा हाथ है, अगर इसको हमारे को यहाँ पर कोई रीजन है जानने के लिए, तो इसको बिल्कुल धीरे से ऊपर उठाएगा और इस पर छोड़ देंगे। ऐसे जानना है, उसको उठाया और इसको हमने ऐसे बिल्कुल लाइट मूवमेंट से छोड़ दिया, पीछे ले गए और इसको फ्री करेंगे तो 90 डिग्री पर ये उस पर बीट करेगा, ले गए और छोड़ दिए 90 डिग्री पर बीट करेगा, ठीक है। ये जानने करते हैं। कई बार इसको नर्व मसल्स कंडक्शन के साथ साथ में हम कुछ चीजों को और जानने के करते हैं, जैसे कि स्किन डिजीज में हम लेप्रोसी पढ़ते हैं, लिकोडर्मा पढ़ते हैं, वहां पर नर्व सेंसिटिविटी जिस एरिया में अफेक्टेड होता है नहीं होता लिकोडर्मा में, कुष्ठ रोग, तो उसको जानने के लिए हम फिर इस पॉइंट से उस एरिया को टच कराते हैं, हल्का सा, बहुत गहरा नहीं, हल्का सा टच कराकर, ये बिल्कुल देखो इस तरह से हल्का सा टच कराकर उसकी संवेदना को जानने के लिए कि वहां पर चुभने जैसा दर्द महसूस हुआ कि नहीं हुआ, कस का दवा नहीं है, बस दर्द महसूस हुई, ये जानने के लिए। सेकेंड थिंग, इसका जो ब्रेस्ट पार्ट है इसको हम यहाँ पर उस जगह पर हल्का सा ब्रश के द्वारा यानी थोड़ा बड़े सरफेस को जानने के लिए उसको इस तरह से टच करके देखते कि वहाँ संवेदना कैसा है। सीधी सी बात है, जहाँ नर्व का कंडक्शन देखना है या नर्व का कोऑर्डिनेशन देखना है, नर्व की सेंसिटिविटी देखना है, उसके लिए इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना। रिफ्लेक्सेस, नी रिफ्लेक्सेस, रिस्ट रिफ्लेक्सेस, रिस्ट ड्रॉप है कि नहीं है वो जानने के लिए, एल्बो रिफ्लेक्सेस, ठीक है, इसको जानने के लिए, एंकल रिफ्लेक्सेस को जानने के लिए इसको इस्तेमाल। फिर आते हैं एक और इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं, दैट इज द टंग डिप्रेशन। टंग डिप्रेशन, टंग डिप्रेशन कई तरह के होते हैं, ये जो है एल शेप टंग डिप्रेशन, इसको हम थोड़ा मैनुअली देखते हैं। दिस इज द टंग डिप्रेशन। अभी जो आप पिक्चर देख रहे थे
आप इसको फिजिकली यानी प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं ये कर्व है और ये 90 डिग्री पर रोटेट। जो फाइन फाइन एरिया है, पतला पार्ट है ये, और ये देख रहे हैं उसकी कंपैरेटिवली थोड़ा चौड़ा। दोबारा देखते हैं, ये थोड़ा पतला है और उसके कंपैरिजन में थोड़ा चौड़ा। ये थोड़ा पतला है और ये थोड़ा चौड़ा। इसको टंग डिप्रेसर कहते हैं। हाथ में होल्ड करेंगे इसको प्रॉपर से और माउथ कैविटी में ले जाकर उसको टंग के रूट ऑफ टंग यानी टंग की जड़ को रखकर धीरे से प्रेस करेंगे तो ये अंदर का एरिया विजुअलाइज हो जाता है। आपका माउथ है ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे टंग पर रखकर रूट ऑफ टंग में ले जाकर इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ब्रॉड हो जाएगा और उसके अंदर की कैविटी को आप देख सकते हैं। सो कॉल्ड टंग डिप्रेशन। कहाँ रखेंगे? रूट ऑफ टंग पर। बहुत अंदर नहीं घुसा देंगे, बहुत टिप पर भी नहीं रखेंगे टंग के प्रॉपर जड़ लगभग जहाँ होती है लगभग वहां रखकर इसको ऐसे प्रेस करें और वहां का एरिया आपको दिखने में आए। फिर इसको हम डायग्राम में देखते हैं। दैट इज टंग डिप्रेसर। इसका यूटिलाइजेशन क्या है? इट इज एल शेप या एल के आकार का होता है। वन प्लेट इज स्लाइटली बैंड। उसका एक एंड जो होता है स्लाइड बैंड होता है, जो मैंने आपको सामने से दिखाया बैंड है, एंड एट एंड आखिरी में एंड यूज फॉर द होल्डिंग डिप्रेसर। और उसको डिप्रेसर को होल्ड करने के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल क्या? फॉर एग्जामिनेशन ओरल कैविटी, माउथ कैविटी को एग्जामिनेशन परीक्षण करने में किया जाता है और ओरोफैरिंक्स और श्वास और स्वर यंत्र को परीक्षण करने में किया जाता है। यूज वाइल परफॉर्मिंग posterior aeroscopy, squeezing the tonsils to detect chick। इसको टॉन्सिस को स्क्वीज करने में भी मदद लगते हैं और उसमें जो चिक वहां पर जो टू रिट्रैक्ट गाल को थोड़ा सा अलग करके देखने में करते हैं। जैसे तो ये कर्व देख रहे हैं, फिर दोबारा आप यहाँ पर हल्का से यहाँ कर्व बन रहा है आपको दिख रहा है और ये पूरा करना पकड़ा। और कई बार अगर देखना है किसी को गाल में लगाया चिक को और प्रेस करके वह साइड का गम एरिया भी देखने काम आता है। टंग अंदर लगाया, टंग डिप्रेसर को प्रेस किया, अंदर की ओरोफैरिंक्स एरिया को हम उससे देख पाते। इस तरह से आज हमने 3 इंस्ट्रूमेंट को पढ़ा। पहला है स्पायरोमीटर, सेकेंड हैमर और थर्ड टंग डिप्रेसर। 3 चीज को हमने आज लिया, उसकी स्टडी किया, उसका यूटिलाइजेशन को समझा। अब इसमें से आपके जो भी क्वेश्चंस हो कृपया एक एक करके पूछिए। मेरी आवाज आप लोग तक आ रही है? यस सर। हेलो, हाँ आप पूछ सकते हैं। किसी कोई क्वेश्चन करा तो पूछ लीजिए। किसी कोई क्वेश्चन नहीं करना है?
सबको समझ में आ गया? तो आप में से हैमर का कोई काम बताएगा? ठीक है, मैंने अनम्यूट कर दिया आप सबको। हेलो हेलो सर। हाँ वर्षा जी पूछे, एक एक करके आपस में हैमर का काम सर है नर्व का सेंसेशन जानने के लिए। नर्व मसल्स नर्व कोऑर्डिनेशन, नर्व चेक करने के लिए। सर एस्पायरोमीटर में कैसे सांस लेना और कैसे छोड़ना है थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, तो पहले हम स्पायरोमीटर को देखते हैं। उसको जो माउथ पीस है वहां से हमें धीरे धीरे श्वास को अंदर सक करना है। सक करने के साथ में जैसे जैसे हम सक करते जाएंगे बॉल ऊपर उठते जाएंगे, वहां का वैक्यूम क्रिएट होगा, वहां से वैक्यूम से बॉल ऊपर तक उठेगा। तो उसको बॉल को पूरी तरह से उठाने के बाद से 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड के लिए हमें होल्ड कर रखना है, ठीक है, और उसको फिर धीरे से रिलैक्स कर देना है श्वास को। तो इस तरह से इसको 10 से 15 बार ऐसे मैं देखी नहीं थी, मैं थोड़ा लेट आई हूँ। पहले नंबर में आपको जो दिखा बताया दूं है। स्पायरोमीटर। ठीक है, दोबारा मैं आपको Yes, sir. स्पायरोमीटर दिखा देता हूँ। पूर्णिमा जी एक सेकंड होल्ड। पूर्णिमा जी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर? Yes, sir. पूर्णिमा जी शायद आपको दिख रहा है। जी सर दिख रहा है। ये सर थोड़ा स्पायरोमीटर बता कहते दीजिए हैं। इसके बारे में। सर बता दीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। हाँ बता। ये यहाँ से एक ट्यूब ऊपर गया होता है एल शेप का, जिसमें माउथ पीस जुड़ा रहता है, जिससे मुंह में सक करना होता है, खींचना होता है। ये सकिंग पार्ट है, माउथ पीस है, यहाँ से मुंह में रखकर वो खींचना होता है। और यहाँ से देखे होंगे, यहाँ छोटे छोटे एक छोटा सा कुछ दिख रहा है आप पर, यहाँ से एयर को रहता है। जब खींचते हैं श्वास को तो पहले इस चेम्बर से एयर आपके इस पे चला जाता है। तो जैसे एयर एम्प्टी होता है तो बॉल ऊपर उठने लगता है, उसी से बॉल उठता है तो फिर ये सेकंड वाले से प्रेशर आता है, तो ये सेकंड वाले उठते रहते हैं। ये पूरा वहाँ उठ कर लॉक हो जाएगा। जब ये लॉक कर देगा इस जगह को तो पूरा यहाँ से एयर सक करने लेंगे। जब ये भी लॉक हो जाएगा तो फिर बचा हुआ यहाँ से एयर सक करें। तो जब तीनों ऊपर जाकर बॉल को लॉक कर देते हैं तो पूरा आप एयर सक कर लेते हैं। बॉल की अलग अलग एक वेट होता है। ये जो पहला बॉल रहेगा ये 600 सीसी पर सेकंड के हिसाब से इसमें एयर को सक करते तो वो ऊपर उठता है। इसमें फिर 900 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम को जब अंदर एयर सक करते हैं अपने लंग्स में तो ये रेड बॉल उठता है। उसी तरह से जब 1200 सीसी एयर अपने लंग्स में आप सक कर लेते हैं तो ग्रीन बॉल उठता है। तो आपके लंग्स की कैपेसिटी बताता है कि आपके लंग्स की कैपेसिटी 600 सीसी की है, 900 की है कि 1200 की है, ठीक है। फिर ये देखें, ये पिक्चर आप समझ गई। इसको एयर को अंदर खींचना है, बाहर नहीं, अंदर। फिर इसमें पोस्चर बता रहा है, कुर्सी पर या बिस्तर पर आराम से सीधे 90 डिग्री पर बैठ जाइए और स्पायरोमीटर को बिल्कुल सीधा रखना है अपने से लंग्स के 90 डिग्री पर, और धीरे धीरे एयर को अंदर खींचना है और अंदर की खींचकर उसको 3 से 4 सेकंड होल्ड करना है, रोक कर रखना है, फिर उसको रिलीज कर देना है, ठीक है।
जी सर, हार्ट की कमजोरी में भी दिया जाता है ना सर? जी, जिसका हार्ट डैमेज हो गया, कमजोरी है, तो उसको भी ये स्पायरोमीटर देते हैं ना? ये लंग्स एक्सरसाइज के लिए है। सर अस्थमा के पेशेंट को करा सकते हैं कि नहीं, अस्थमा पेशेंट? बिल्कुल कराइए, जरूरी है उसके लिए तो। जी जी। और ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और ये बिल्कुल इजीली अवेलेबल है, हार्मलेस है। इसको कोई भी आराम से इस्तेमाल कर सकता है। जिनको लंग्स फूलने, सांस फूलने की शिकायत है, जिसको अस्थमा कह रहे हैं, उनको तो कराना चाहिए। सर आपके पास नहीं है क्या? सर कितने टाइम करना चाहिए दिन में? ये कैपेसिटी 2 बार एटलीस्ट, सुबह शाम। पहले 5 से स्टार्ट करना चाहिए, फिर 5 से 10, 10 से 15, बस इतने ही इनफ। 15 मिनट तक सर, 15 मिनट तक सर। 15 टाइम्स, 15 बार मैक्सिमम। सर हैमर के बारे में थोड़ा सा और भी डिटेल्स बताइए, थोड़ा सा हैमर कैसे पेन में क्या करते, कुछ थोड़ा सा डिटेल्स बताइए। और ये नर्व मसल रिफ्लेक्स को जाने के लिए करते हैं। जी, हैमर जब टच करेंगे तो क्या फील होगा पेशेंट को, क्या पूछना पेशेंट से सर? वहां का नर्व की सेंसिटिविटी, देखिए जहां भी हमारा नर्व होता है, नर्व मसल कंडक्शन को जाने के लिए, जहां से मांसपेशियों को नर्व की सप्लाई होती है ना आपकी बॉडी पर, वहां पर जब इसको हम हैमर को करते हैं तो ये चोट लगते ही आदमी रिफ्लेक्स करेगा, ठीक है। तो वहां पर वह जब उस नर्व के ऊपर, जब प्रॉपर पर्टिकुलर नर्व के ऊपर जब बीट करते हैं, तो उसके हाथ में रिफ्लेक्सेस आते हैं। रिफ्लेक्सेस आ रहे मतलब कि वहां का नर्व का कंडक्शन सही है। अगर मान लो हम मार रहे हैं किसी को और कुछ नहीं हो रहा है, वैसे वैसे पड़ा हुआ, दैट इज द वहां की नर्व मसल्स को सप्लाई प्रॉपर नहीं हो, उसके हिसाब से अलग अलग उसको डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। सर अभी अभी आपने टच किया, सर अभी आपने टच किया और हाथ ऑटोमेटिक उठा क्या सर? उंगली ऑटोमेटिक उठ गया क्या सर, ना आपने उठाया? नहीं, उसको मैंने उठाया, मैं कस कर नहीं मारा ना, एक प्रॉपर वेट बीट करना पड़ता है, ठीक है। और पेशेंट पर किया था, अपने पर आप करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि पेशेंट के सामने पोजीशन रखकर करनी पड़ती है, ठीक है। और जिसको ये प्रॉब्लम रहेगी उसके साथ ये सारी सेंसिटिविटी वो अलग अपोजिट डायरेक्शन होगी। जैसे किसी के पैर है, पैर में मान लीजिए कि हमने ये ब्रश लिया, पैर है, तो किसी को पैर में हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करके, तो हम देखते हैं कि पैर में जो गुदगुदी होती है, तो हम ऐसे हाथ उंगलियों को कर्व करते हैं ना पैर के। अगर वह रिफ्लेक्सेस नहीं हो रहा प्रॉपर, मतलब कि उसको वहां की नर्व सप्लाई मसल्स को नहीं हो रही है, सेंसिटिविटी नहीं है लोअर है, फिर वहाँ पे सेंसिटिविटी नहीं है सर। हाँ, नहीं, नर्व का कंडक्शन मसल साथ प्रॉपर नहीं हो रहा है। कभी मौका रहा आगे के चैप्टर में नर्व मसल रिफ्लेक्स के लिए, इसका अगर अगले के चैप्टर में होगा तो मैं इसको प्रैक्टिकल इसको वहां पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में इतना ही। यस सर। और कोई क्वेश्चन? सर स्पायरोमीटर जहाँ पे माउथ लगाते हैं वो एरिया बार बार चेंज करना पड़ता है या वॉश करना पड़ता है? नहीं, देखिए ये तो इंडिविजुअल के लिए होता है, हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल होना चाहिए, या उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन अप कीजिए। और बहुत महंगा भी नहीं आता। हेलो कितने ज्यादा आता है? हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो, हाँ। कितने का आता है हेलो। स्पायरोमीटर? ये नेट पर आप लोग प्लीज देख लीजिए सब। जी हाँ, क्वेश्चन पूछे।
समथिंग 1500 के आता होगा सर। अभी नेट पर प्लीज देख लेना। विश्वकर्मा जी मैं दे दूंगा आपको। जी सर। सर हमको भी दे दीजिए। देखना आराम से खूब खटर खटर बजने लगी थी, पता है? ये तो ब्रेक लगाने पे भग रही है। हाँ ना, ब्रेक लगाने पे तो भग रही। हमारे पास स्टॉक में रखा हुआ है। प्लीज अननेसेसरी नॉइज ना पैदा। म्यूट करके लड़ाई कीजिए। लड़ाई कर रहे हैं सर ये पति पत्नी। आज मैंने दिन में भी किया। ब्रेक आप पति पत्नी का हरी मिर्ची कोतमीर बेच रहा है, क्या कर रहा है? हरी मिर्ची कोतमीर बेच रहा है पति पत्नी। सोनम जी प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सोनम जी पब्लिक हो रहा है, आपकी लड़ाई पब्लिक हो रही है। पर्सनल रखिए। चलिए उनको मैंने म्यूट कर दिया। मंडी में चले गए। चलिए उनको म्यूट कर दिया। आप और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए मेरे से। हेलो सर। सर मैं भारत में हुआ। जो फर्स्ट में बताएं उसको बता दीजिए थोड़ा। क्या क्या मैडम क्या पूछना चाहती हैं? जो फर्स्ट में बताए हैं, मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ तो बता दीजिए। नहीं वो बताइए। मैंने आज 3 इंस्ट्रूमेंट मैंने बताए हैं। स्पायरोमीटर होगा, स्पायरोमीटर होगा ना, जो का पूछ रहे हैं ना जी। हाँ तो आपको ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करके फिर मैं बता देता हूँ ईसा जी।